हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 ऑफ मार्च 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पेंसी लुंगपा ग्लेशियर को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लेक माटानो को लेकर के, तो लेक माटानो जो है वो इंडोनेशिया कंट्री में एग्जिस्ट करती है। इंडोनेशिया रिसेंट टाइम में न्यूज़ में रहा क्योंकि उनकी कैपिटल को अदर प्लेस पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो उनकी कैपिटल से रिलेटेड कि कौन से प्लेस पर उसको शिफ्ट किया जा रहा है, क्या मेजर रीजन है ये शिफ्टिंग का, इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ और न्यूज़ रिलेटेड है। हमारे पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाया गया। इस बिल का नेम है न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर बिल। इसमें क्या किया जाएगा, इस बिल में ये जो नया बिल है क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022, इसमें जो पुलिस है और जो प्रिजन अथॉरिटीज़ हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि किसी भी कन्विक्ट, कोई भी जो कन्विक्ट है उसके फिजिकल और बायोलॉजिकल जो भी सैंपल्स हैं जिसमें रेटिना और आइरिस का स्कैन भी किया जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी सैंपल्स हैं उनको आप स्टोर करोगे। और स्टोर करने की जो पावर है वो एनसीआरबी को दी जाएगी और मिनिमम 75 ईयर्स तक ये जो भी सैंपल्स हैं उनको कम से कम स्टोर किया जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि मान लो किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया है और इस लॉ में तो ये भी इंसर्ट किया गया है कि मान लो सस्पिशन के बेसिस पर या फिर क्राइम होने से पहले ही किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया एक सस्पिशन के बेसिस पर कि ये इस इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बोलते हैं। उसके बेसिस पर अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसके सैंपल भी इसमें स्टोर किए जाएंगे। तो इसी को लेकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बोला कि लोगों के जो राइट्स हैं उनको वायलेट करने वाला होगा ये बिल। ओके, अब यहाँ पर बात की गई है एनसीआरबी की, तो एनसीआरबी से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हम देख लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसको 1986 में बनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये आता है। इसका मेन काम ये है कि जो भी क्राइम डाटा है जिसको डिफाइन किया गया है आईपीसी के अंडर या फिर जो हमारे स्पेशल और लोकल लॉज हैं उनके अंडर, उन क्राइम से रिलेटेड जो डाटा हैं उनको इकट्ठा करना, उनको एनालाइज करना, ये मेजर ऑब्जेक्टिव है, मेजर टारगेट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे इंडिया के नेबर कंट्री पाकिस्तान से रिलेटेड है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है आप सभी को पता है, प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और तहरीक ए इंसाफ जो पार्टी है उससे वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर उनके खिलाफ में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन को पुट ऑन किया है। तो इसको लेकर के इमरान खान ने ये भी बात रखी है कि इंटरनेशनल लेवल का कोई एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है उनके खिलाफ में और उसी के बेसिस पर उनको यहाँ पर रिमूव किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि स्ट्राइक, जो भी ट्रेड यूनियंस हैं वो स्ट्राइक करेंगे हमारे इंडिया में और 2 दिन के लिए उन्होंने भारत बंद का ऐलान भी किया था। अब इसकी वजह से बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, वो इफ़ेक्ट भी हुई हैं। अदर स्टेट ने अपनी तरफ से कोशिश भी करी है कि लोगों को इसके लेकर के कोई परेशानी ना हो, जिसमें महाराष्ट्रियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने वहाँ पर एस्मा एक्ट को इम्प्लीमेंट भी किया है। एस्मा एक्ट क्या होता है? एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। पर्सन्स की जो भी बेसिक नीड्स होती हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी में कोई भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो, इन सभी को स्टोर करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसी के लिए उन्होंने ये एस्मा एक्ट इम्प्लीमेंट किया है कि लोगों को इन बेसिक नीड्स के लिए कोई भी परेशानी इस प्रोटेस्ट के टाइम में ना उठाना पड़े। यहाँ पर एक आर्टिकल है कि उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ पर यहाँ देखिए, उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ पर रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी जो है उनके लिए पोल्स हुए, जिसमें नवीन पटनायक जो है उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो इसको लेकर के वहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उन्होंने एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन करने की कोशिश की है नवीन पटनायक, जो वहाँ के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को, जो बीजू जनता दल से रिलेट करते हैं, बीजू जनता दल से रिलेटेड हैं। और बीजू जनता दल मीन्स बीजेडी की विक्ट्री पर उन्होंने सेलिब्रेशन किया, अप्रिशिएशन किया
और एक तरीके से उन लोगों को ग्रीटिंग्स देने की कोशिश की। तो इसको लेकर के ये बोला गया है कि देखो जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स होते हैं उनको हमेशा अपनी न्यूट्रलिटी जो पॉलिसी है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, और न्यूट्रलिटी जो पॉलिसी है उसी के बेसिस पर वो विदाउट एनी करप्शन, विदाउट एनी पॉलिटिकल चार्जेस और इंडिपेंडेंट होकर के अच्छे से अपने वर्क को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पीस पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है फर्स्ट आर्टिकल, एक सेकेंड, सबसे पहले यहाँ पर पेज नंबर 7 पर आप आर्टिकल को देखिए कि पंजाब जो गवर्नमेंट है, आप सभी को पता है आम आदमी पार्टी को वहाँ पर मेजोरिटी मिली है, भगवंत मान वहाँ के नए सीएम बने हैं। तो दिल्ली सरकार जो काम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी, और आप सभी को पता है दिल्ली यूटी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डोमिनेंस नहीं है दिल्ली गवर्नमेंट का, लेकिन जो पंजाब है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में है और वह कंप्लीट स्टेट है पंजाब के पास में। तो वहाँ पर जो पार्टी है उसको अच्छे से वर्क करने में काम, मतलब अच्छे से वो जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट वो अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो राशन डिलीवरी एट डोर स्टेप जो स्कीम इन्होंने स्टार्ट की थी दिल्ली सरकार ने, इसको वहाँ के पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। और उन्होंने ये बोला है कि लोगों का जो टाइम है वो राशन लेने के लिए वेस्ट ना हो, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि हम लोगों के घर तक जो भी इसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो उनको प्रोवाइड करवाएं। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के है। राइटर का ये बोलना है कि बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको प्रेजेंट टाइम में जो इश्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग दोबारा से इसका फ्रेमवर्क डिसाइड होना चाहिए। आप सभी को पता है, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में श्रीलंका जो है वो बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है उसको होस्ट करेगा। 7 कंट्रीज इसमें मेंबर हैं, जिसमें 5 तो साउथ एशिया से आते हैं और 2 जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से आते हैं। एक तरीके से साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में कोऑपरेशन बनाने का काम करता है बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल के तटीय एरिया में जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं वो उसके मेंबर हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल को सिक्योर करने की भी इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर राइटर ने अपनी अलग अलग बात रखी है। सबसे पहले तो वहाँ का जो रिच मैरीन इकोसिस्टम है उसके बारे में बताया गया है कि देखो यहाँ के आसपास वाले एरिया में 15,792 मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, 8,471 स्क्वायर किलोमीटर जो हैं वो कोरल रीफ्स के हैं, सी ग्रास मेडोज़ हैं, इसके अलावा मास नेस्टिंग साइट्स हैं ऑफ सी टर्टल्स की। लेकिन अगर हम देखें इतनी रिच डाइवर्सिटी है वहाँ पर, मैरीन इकोसिस्टम है, लेकिन अगर हम एनुअली बेसिस पर देखें तो लगभग 0.4% से 1.7% तक हर साल मैंग्रोव का लॉस देखने को मिल रहा है, और 0.7% तक जो कोरल रीफ्स हैं उनका लॉस देखने को मिल रहा है। अब बात करें हम सी लेवल की, तो सी लेवल जो है वो 0.5 मीटर नेक्स्ट 50 ईयर्स में इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में हमने 13 साइक्लोनिक स्ट्रॉम जो है वो यहाँ पर फेस किए हैं। जो बे ऑफ बंगाल जो है ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है नेचुरल रिसोर्सेज का। जो कोस्टल पॉपुलेशन लगभग 185 मिलियन पीपल जो हैं वो बे ऑफ बंगाल के कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, और उनके सोर्स के लिए, उनके इनकम के सोर्स के लिए, या उनके अगर हम नेचुरल बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनके लिए डिपेंडेंसी रहती है उनकी बे ऑफ बंगाल में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिशरमैन पॉपुलेशन जो है उसमें 3.7 मिलियन पॉपुलेशन है, इसमें टोटल 185 मिलियन पॉपुलेशन में। और इसके अलावा एनुअली ये लोग फ़िश कैच करते हैं यहाँ से 6 मिलियन टन्स का। जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कैच की जाती हैं फिशेज़ उनका 7% तक टारगेट यहाँ से अचीव किया जाता है। और अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो $4 बिलियन के अकॉर्डिंग इतना टारगेट है, इतना मनी की वो फ़िश जो हैं वो कैच करते हैं। 4,15,000 फिशिंग बोट जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट टाइम में ऑपरेटेड हैं। मतलब टोटल जो भी फिश स्टॉक्स हैं उसका 33% जो है वो एस्टिमेट किया जाता है कि बे ऑफ बंगाल में है। अब आप इससे देख सकते हो कि बे ऑफ बंगाल जो है वो मैरीन डाइवर्सिटी में कितना ज़्यादा रिच है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं
जो रेगुलर हम देखने को मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में अभी आईपीसीसी की जो रिपोर्ट आई जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की बात की है, पहली बार एरिया वाइज या स्पेसिफिक प्लेस वाइज जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई आईपीसीसी की। और आईपीसीसी की इस रिपोर्ट में बोला गया है कि आने वाले टाइम में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसके अलावा जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में स्पेसिफिक उन्होंने फोकस किया है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी रिवर्स आकर के मर्ज होती हैं और इन रिवर्स में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन लेवल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो बे ऑफ बंगाल है उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अभी हमने जो फिशेज हैं उनसे रिलेटेड डाटाज़ को व्यू किया, तो उससे रिलेटेड अदर पॉइंट्स पर अगर हम देखें तो आप सभी को पता है कि जो पाकिस्तान का जो सर्दर्न पार्ट है या फिर जो भी कोस्टल एरियाज़ में जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फिशिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर फिशिंग एरियाज़ को लेकर के काफ़ी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में आप रेगुलर देख रहे हो। बहुत बार हम देखते हैं कि इंडिया के जो फिशेज मैन हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है श्रीलंका की नेवी के द्वारा, बाद में इंडिया जो है उनके साथ में डिस्कशन करता है और फिर उनको छुड़वाया जाता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिनको, एक तो पोल्यूशन का इश्यूज है, एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है उनका इश्यूज है, जो हम देख रहे हैं कि फिशिंग को लेकर के कन्फ्लिक्ट रहता है वो एक मेजर इश्यूज है। इन सभी को लेकर के हमें डिस्कस किया जाना चाहिए। इसके अलावा इसके आसपास वाले एरिया में जो भी कंट्रीज़ हैं वो अपनी इंडिपेंडेंसी को भी मेंटेन कर सके, इसको लेकर के भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये बिम्स्टेक से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि किस तरीके से हम इस रीजनल ग्रुप को रिवाइवल कर सकते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो JCPOA एग्रीमेंट को लेकर के है। आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रिया के वियना में ये डिस्कशन चल रहा है रेगुलर कि यहाँ पर जो 2015 में जो जॉइंट कम्प्रीहेंसिव एग्रीमेंट साइन किया गया था ईरान प्लस में P5 कंट्रीज़ के बीच में, P5+1 कंट्रीज़ के बीच में, तो उन्हीं कंट्रीज़ के बीच में दोबारा से ये जो भी एग्रीमेंट है वो एक अच्छे लेवल पर इम्प्लीमेंट हो सके ताकि जो इश्यूज हैं उनको सोल्व किया जा सके। अब यहाँ पर रशिया भी इसमें शामिल था, तो यह भी प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से हो सकता है इसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिले। लेकिन जो अदर मेंबर कंट्रीज हैं JCPOA एग्रीमेंट में, उन्होंने बोला कि इस वॉर की वजह से जो भी इश्यूज हैं JCPOA एग्रीमेंट को लेकर के जो भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि JCPOA जो एग्रीमेंट का जो नया रिवाइवल करने की कोशिश की जा रही है उसमें US के अलावा जो अदर कंट्रीज़ है वो मेजरली इसमें फोकस कर रहे हैं और मेजरली उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ईरान वैसे चाहता है कि जो भी एग्रीमेंट है वो साइन हो और उनके ऊपर जो भी सैंक्शंस हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो उनकी अवेलेबिलिटी है वो उसको रिलेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर। यहाँ पर आर्टिकल है कोरल ब्लीचिंग को लेकर के। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, व्हाट इज़ कोरल, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं। तो कोरल रीफ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो कोरल्स जो हैं वो मैरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, नॉट पोसेसिंग ए स्पाइन नहीं होता है उनमें। दे शेयर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है कोरल्स के बीच में और एक एल्गी के बीच में। जो एल्गी है उसको जूजेंथली के नाम से जाना जाता है। ये होते हैं कोरल्स, ओके, मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, ओके। तो कोरल रीफ्स को लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी के बीच में और कोरल्स के बीच में। कोरल्स दो टाइप के होते हैं, हार्ड कोरल एंड सॉफ्ट कोरल, ओके। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि देखो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कोरल रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में 25 मार्च को ये कंफर्म किया गया कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ पर एक मास लेवल पर बड़ी संख्या पे कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं है, 6 टाइम ये जो इशू है वो देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से ये जो ब्लीचिंग इवेंट हो रहा है, ब्लीच का मतलब आप समझ रहे हो ना कि जो कलर है कोरल्स का, वो जो कलर है वो किसी वजह से, जैसे कि पोल्यूशन लेवल की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से उनका जो कलर है वो डिफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उसको कोरल ब्लीचिंग बोला जाता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं कि कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। तो ब्लीचिंग हैपन्स व्हेन कोरल्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, पोल्यूशन और हाई लेवल
हाई लेवल ऑफ ओशियन एसिडिटी, ये सारे इशू जब होते हैं तब कोरल ब्लीचिंग जैसे इशू सामने आते हैं। अंडर स्ट्रेस्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो जूजेंथली या फिर फूड प्रोड्यूसिंग जो एल्गी है वो कोरल पॉलिप्स के अंडर रहते हैं और कुछ ऑक्सीजन स्पीसीज के साथ में मिलकर के कुछ रिएक्टिव प्रोड्यूस करने लग जाते हैं विच आर नॉट बेनिफिशियल टू द कोरल्स, जो कोरल्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। तो जो कोरल्स होते हैं वो कलर गिविंग जूजेंथली जो हैं उनको अपने पोलिप्स से बाहर निकाल देते हैं और ये जो इशू है, जो स्केलेटन जो है वो वाइट कलर का दिखने लग जाता है जिसको एक ब्लीच्ड अपीयरेंस के रूप में देखा जाता है। मतलब जब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंडिंग हो जाती है तो कोरल ब्लीचिंग सामने आती है। ओके, अब ये जो कोरल ब्लीचिंग से पहले अगर हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करें तो कोरल्स में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसमें जो एल्गी होता है, जूजेंथली एल्गी जो है वो कोरल्स के लिए फूड और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हुए, फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के तहत सनलाइट का यूज़ करते हुए वो जो न्यूट्रिशन है, जो फूड है उसको जनरेट करते हैं और जो कोरल्स हैं वो एल्गी को एक होम और एंड की न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। ओके, और जूजेंथली जो है वो इन कोरल्स को एक ब्राइट कलर प्रोवाइड करवाता है। ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीफ सिस्टम है जो लगभग 2300 किलोमीटर में स्ट्रेच है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरल जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने देखे और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से और ओशन एसिडिटी की वजह से ये सारे इशू जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं कि पहली बार कोरल ब्लीचिंग कब देखने को मिला था, तो 1998 में जब अल नीनो वेदर पैटर्न जिसकी वजह से सी सरफेस इन द पैसिफिक एशियन टू हीट अप, अल नीनो की वजह से जब सी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हुआ था। दूसरी बार 2002 में लास्ट पास्ट डेकेड में। ओके, और 2014 से 2017 के बीच में मोस्ट डैमेजिंग ब्लीचिंग जो है लॉन्गेस्ट टाइम के लिए ये जो इशू है वो देखने को मिला था। ये जो प्रोसीजर है 2014 में जो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के गुआम वाला जो रीजन है वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में इफेक्ट होता हुआ नर्दर्न रीजन तक, साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन के नर्दर्न रीजन तक ये गया था। 2017 में अगर हम ग्लोबल टेम्परेचर की बात करें तो वो 3rd हाईएस्ट नंबर पर रिकॉर्ड किया गया था और उसी की वजह से ये जो इशू है वो क्रिएट हुआ था। ओके, जो कोरल रीफ हैं वो मैरीन डाइवर्सिटी में 25% तक अपना सपोर्ट देती हैं, जिसमें फिश, टर्टल्स एंड लोबस्टर्स ये सब के शामिल होते हैं। सी फ्लोर में 1% जो है वो अपना एरिया ये एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें बताई गई हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैरियर रीफ जो है प्री कोविड टाइम में 4.6 बिलियन एनुअली जो मनी है वो उनसे जनरेट होता था टूरिज्म सेक्टर को लेकर के, और ये 60,000 पीपल जो हैं वो यहाँ पर डाइवर्स और गाइडर्स के रूप में उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता था। तो अगर कोरल रीफ्स एक तरीके से यहाँ पर डिक्रीज स्टेज में आता है तो इसकी वजह से बहुत सारे इशू जो हैं वो आप इकोनॉमी लेवल पर देख लो या फिर सोसाइटी लेवल पर देख लो या फिर अगर आप ट्रेड लेवल पर देख लो, टूरिज्म के लेवल पर देख लो, हर सेक्टर जो है वो इससे इफ़ेक्ट होगा। सीधी सी बात ये है, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो टेम्परेचर हमें कम करना होगा और टेम्परेचर अगर हमें अर्थ का कम करना है तो उसके लिए एमिशन कम करना होगा। एमिशन अगर हमें कम करना है तो हमें उन सारे अल्टरनेट के ऊपर फोकस करना होगा जिसकी वजह से जो एमिशन है वो कम से कम हो सके। और सी टेम्परेचर जब इंक्रीज़ नहीं होगा तो जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं वो सब कुछ सिक्योर हो पाएंगी। यहाँ पर बताया गया है कि एक सर्वे किया गया जिसमें कुछ ह्यूमंस को 22 ह्यूमंस को लिया गया जिनका उनका ब्लड सैंपल लिया गया, तो उसमें जो प्लास्टिक है उसकी अवेलेबिलिटी दिखी। ओके, 22 में से 17 जो है उनमें प्लास्टिक की अवेलेबिलिटी दिखी उनके ब्लड में। हालांकि ये ब्लड जो है, ये ब्लड में जो माइक्रोप्लास्टिक मतलब बहुत छोटे छोटे टाइनी जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी दिखी है। ओके, अब इसमें ये जो प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं इनकी वजह से किसी पर्सन की हेल्थ को क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, हालांकि इसको लेकर के कोई भी अभी इम्पोर्टेंट जो डाटा है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो सामने अभी नहीं आ पाए हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर
श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोताबाया राजपक्षा, उन्होंने इंडिया का एक तरीके से, जिस तरीके से इंडिया ने सपोर्ट किया है उनके क्राइसिस के टाइम में, इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में, उसको लेकर के उन्होंने इंडिया का थैंक किया है कि इंडिया ने नेबर कंट्री के रूप में अपना जो भी रोल है उसको अच्छे से प्ले किया है। यहाँ पर हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने जो भी इम्पोर्टेंट सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं उन सभी को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। आप सभी को पता है 26 जनवरी के टाइम में उनको डिक्लेयर किया जाता है कि किनको कौन से अवार्ड दिए जाने हैं, और अब ये अवार्ड जो हैं वो दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है कि लोकसभा में त्रिपुरा में 2 ऐसी ट्राइब हैं जिनको ST लिस्ट में शामिल किया गया है। देखो, लोकसभा में एक बात रखी गई कि वहाँ पर एक डारलोंग कम्युनिटी है जो कुकी ट्राइब की एक सब ट्राइब के रूप में एग्जिस्ट करती है, तो उनको शेड्यूल ट्राइब में त्रिपुरा स्टेट में उनको शेड्यूल ट्राइब में रखा गया है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर जो आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट जो है वो NCPCR के द्वारा जो भी ऑर्फन्ड चिल्ड्रन हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई कोविड के टाइम में, तो 10,600 ऐसे बच्चे हैं, ऐसे चिल्ड्रन हैं जो ऑर्फन्ड हुए हैं। 1.47 लाख लोग जो हैं उन्होंने पेंडेमिक के दौरान अपने पेरेंट्स को खो दिया, जिसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई और कुछ ऐसे हैं जिनके एक पेरेंट्स की डेथ हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इस चीज़ को एग्री किया है कि वो जो भी ये डाटा है उनको लेकर के एग्जामिन करेंगे और जो चिल्ड्रन हैं उनकी हेल्प कैसे की जा सकती है उसके लिए भी काम किया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 6 साल एज के ही हैं, उनसे रिलेटेड जो भी उनको इशू हैं, उनकी फैमिली को लेकर के इशू हैं, उनको किस तरीके से उन बच्चों की लाइफ को सस्टेन करना है, उनके इश्यूज को सॉल्व करना है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एग्री किया है कि वो कंप्लीट इसको रिव्यू करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है, चाहे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात हो या फिर अदर इश्यूज हो, उन सभी को सॉल्व करने के लिए जुडिशरी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो जोजिला टनल को लेकर के है। आप सभी को पता है, कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि उनका जो भी बॉर्डर एरियाज़ है उनको सिक्योर करने के लिए वो कोशिश करें, और सिक्योर करने के लिए जो भी इश्यूज हैं, जैसे कि अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमें पता है नर्दर्न एरियाज़ में हिमालयन ग्लेशियर है, हिमालयन माउंटेन है, तो वहाँ पर एक तो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है वहाँ तक रीच बनाना। तो वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो हर एरियाज़ में जो भी पासेज हैं उनको कनेक्ट करके कोशिश कर रही है कि टनल डेवलप की जा सके, और टनल जो है उसको डेवलप करके उसकी कोशिश से जो भी इंडियन गवर्नमेंट है या फिर इंडियन जो आर्मी पर्सनल है उनकी अवेलेबिलिटी डिसाइड की जा सके। तो यहाँ पर जोजिला टनल जो है उसका डेडलाइन डिसाइड किया गया है 2014। पहले डिसाइड किया गया था कि 2022 तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अब वर्कर्स की जो संख्या है उसको इंक्रीज़ किया गया है। आपका क्वेश्चन ये है कि जोजिला पास जो है वो किन किन एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है कल हमने डिस्कस किया था कि ये डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो स्टेट्स जहाँ पर चाहे हिंदू भी कम संख्या में है तो उनको माइनॉरिटी में डिक्लेयर किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के एक पिटीशन डाली गई है उसकी क्वेरीज़ को देखेगा कि किस तरीके से कौन स्टेट जो है वो किसको माइनॉरिटीज़ डिक्लेयर किया जा सकता है, या फिर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच में डिस्कशन को लेकर के आर्टिकल है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बात रखी है कि जल्दी न्यूट्रलिटी को लेकर के डिस्कशन किया जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें कि वो एरिया जिसको रशिया ने अपने अंडर कर लिया है उसको किस तरीके से इंडिपेंडेंस दी जाएगी, इसको लेकर के अभी कोई भी डिस्कशन, कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन दोनों कंट्री जो मिल करके वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना जो एग्रीमेंट है, अपना जो डिस्कशन है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है, चाइना जो है वो अफगानिस्तान के जो भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनके मिनिस्टर्स को मिल करके एक मीटिंग करवा रहा है। आप सभी को पता है जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है तब से चाइना, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, ये सारी कंट्री जो हैं वो मिल करके कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में किस तरीके से गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करना है, कहाँ कैसे उन लोगों की जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करना है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि चाइना फिर से इस तरीके की जो मीटिंग्स है उसको ऑर्गेनाइज करवा रहा है।
तालिबान जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव नेचर में प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहा है। कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया कि वहाँ की जो स्कूल जो हैं उनको बंद कर दिया गया। और अब दूसरी बात यह है कि तालिबान ने ये बैन लगाया है अफ़गानी वीमेन के ऊपर कि आप अकेले जो है वो फ्लाइट में नहीं जा सकते हो, आपके साथ में कोई मेल पर्सन होना चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट कर सके और उसके बेसिस पर आप बाहर विजिट कर सकते हो। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।